सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम अनुसार मध्यकालीन भारत पेपर में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा खलजी क्रांति। इसमें हम देखेंगे कि बलबन की मृत्यु के बाद किस तरह से राजनीतिक परिवेश में अशांति पैदा होती है और नए वंश का उदय होता है, जिसे हम खलजी वंश के नाम से जान सकते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप किस तरह एक वंश खत्म होकर दूसरे वंश का प्रभाव अपने आप में प्रभावशाली दिखाई देता है। खलजी क्रांति से तात्पर्य हम देखेंगे कि बलबन ने अपनी मृत्यु से पहले कैसु शरभ को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसके अमीरों ने उसे हटाकर बुगर खां के पुत्र कैकुबाद को सिंहासन पर बैठा दिया। कैकुबाद अयोग्य और विलासी था, लेकिन जब सुल्तान कैकुबाद ने प्रशासन का पुनर्गठन किया तो उसने जलालुद्दीन को समाना से बुलाकर आरिज ए मुमालिक अर्थात सेना का मंत्री नियुक्त किया। बलबन के समय जलालुद्दीन उत्तर पश्चिम सेना के जो क्षेत्र थे, उत्तर पश्चिम जो सीमा थी, उसका मुख्य सेनापति था। मंगोलों के विरुद्ध अनेक युद्धों में उसने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया था, जिसके परिणाम उसकी ख्याति एक सैनिक के रूप में थी और वह शक्तिशाली खलजी दल का नेता भी था। किंतु कैकुबाद विलासी प्रवृत्ति का था, जिसके परिणाम स्वरूप अमीरों में आपसी षड्यंत्र शुरू हो गया, जिसमें जलालुद्दीन सफल हुआ। कुछ समय बाद कैकुबाद को लकवा मार गया। जलालुद्दीन ने दिल्ली आकर बालक क्यूमस को सिंहासन पर बिठाया और वह स्वयं उसका संरक्षक बन गया। लेकिन ये व्यावहारिक व्यवस्था नहीं थी। अतः 3 माह पश्चात कैकुबाद और क्यूमस दोनों का वध कर दिया गया और जलालुद्दीन ने स्वयं को किलोखरी महल में, जिसे कैकुबाद ने दिल्ली से बाहर बनवाया था, का शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जलालुद्दीन ने 1290 ईस्वी में खलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खलजी के द्वारा सत्ता पर अधिकार करना मात्र वंश परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये घटना राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इस घटना को इतिहासकारों ने खलजी क्रांति के नाम से भी पुकारा। यह क्रांति भारत मुस्लिम राज्यत्व के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जलालुद्दीन को जो गद्दी प्राप्त हुई थी, वो न तो विशेष अधिकार से प्राप्त हुई, न चुनाव अथवा षड्यंत्र से। जाति उच्चता या खलीफा की स्वीकृति पर भी उन्होंने अपने राजत्व का दावा नहीं किया।
उसने राज्य को शक्ति प्रयोग के बल पर ही अपने हाथ में रखा। खलजी वंश ने न जनता, न अमीर वर्ग, ने उलेमा का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम जमात को भी ये बता दिया कि धार्मिक समर्थन के बिना राज्य न केवल जीवित रह सकता है बल्कि सफलतापूर्वक कार्य भी कर सकता है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि जाति निरंकुशता और अधिक समय तक राज्य नहीं कर सकती। खलजियों के नसों में शाही खून नहीं था, मूलतः वो निचले तबके के थे। उनके राज्यरोहण ने इस मिथ्या धारणा को भी समाप्त कर दिया कि प्रभुसत्ता केवल विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग का ही एक अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि खलजियों ने धर्म और राजनीति से दूर रखने का निश्चय किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खलजी क्रांति निश्चित ही तुर्की आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का विद्रोह था। उनका विद्रोह कोरी और गजनी से प्रेरणा प्राप्त करने वालों के विरुद्ध भी था, जो दिल्ली की निहारते थे। इस क्रांति ने शाही रक्त की तुलना में सर्वसाधारण के जनमत का आधिपत्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया कि गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति अधिकार कर सकता है जिसमें उसे अपने हाथ में रखने की शक्ति और योग्यता हो। लेकिन दिल्ली के नागरिकों को जलालुद्दीन के राज्यारोहण से निराशा हुई, जिसमें हम देखते हैं कि बर्नी इसमें लिखता है, दिल्ली उच्च श्रेणियों संपन्न लोगों से भरपूर थी, किंतु बधाई के किसी स्वर ने जलालुद्दीन के राज्यारोहण का स्वागत नहीं किया। और जनता की भावना खलजियों के विरुद्ध थी, जिसके सत्तारोपण ने तुर्कों के शासन का अंत कर दिया था। जनता खलजी लोगों को तुर्कों से भिन्न समझती थी। खलजी क्रांति ने जनमत की शक्ति का भी प्रदर्शन किया था, किंतु जनसाधारण के विरोध के भय से जलालुद्दीन एक लंबी अवधि तक दिल्ली में आने का साहस नहीं कर सका। खलजी मूलतः तुर्क थे, किंतु यह भी सच है कि दीर्घ काल तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के सैनिकों के रूप में व मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। यहाँ जनता ने उन्हें शासक जाति के इलबारी तुर्कों से भिन्न समझा। लगभग एक शताब्दी तक प्रभु सत्ता पर इलबारी तुर्कों का एक अधिकार रहा था। इस कारण खलजियों द्वारा सत्ता प्राप्त कर दिल्ली की जनता ने स्वागत नहीं किया। दिल्ली की जनता जिन परिस्थितियों में रहने की अवस्था हो गई थी, उन्हें यह वंश परिवर्तन एक बड़ा उल्लंघन प्रतीत होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खलजी क्रांति के परिणाम स्वरूप किस प्रकार एक सत्ता का अंत होकर दूसरी सत्ता के हाथों में शासन की बागडोर चली जाती है, जो उस समय रह रही दिल्ली की आम जनता के मन और मस्तिष्क के एकदम विपरीत थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि आने वाले शासक को देख इस दृष्टि से देखने के लिए वो तैयार नहीं थे कि वो एक शासक के रूप में हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, बल्कि उसे एक बदलाव की दृष्टि से देख
रहे थे।